Welcome to the 12th part of 300 important MCQs for SEBI General Examination. So till now 110 questions we have already discussed. In this video we will be discussing 10 more questions. Hello everyone, my name is Prateek Taldar, and in the last question, which was related to economics, we were discussing about what M3 include. So M3 consists of M1 plus the time deposits with the bank, so B is the correct choice here. In the next question, which is related to your buyback chapter, what is the maximum limit for a share buyback as a percentage of the total paid up capital and free reserve in a financial year? तो buyback करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप कितने का भी buyback कर सकते हो. There is a limit. So what is the percentage? And that limit is based on the total paid up capital plus your free reserve, उसका एक percentage. And the limit is 25% of the total paid up capital plus free reserve. तो इन वैल्यू भी ये 25% होना चाहिए और इन वॉल्यूम भी होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से भी इट शुड आइडियली भी 25%, उससे ऊपर आप बायबैक नहीं कर पाएंगे. व्हाट डज द टर्म फ्री फ्लोट रेफर टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टॉक मार्केट? तो फ्री फ्लोट एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है फाइनेंस की, स्टॉक मार्केट की. यू आर हैविंग सो मेनी ऑप्शंस. परसेंटेज ऑफ अ कंपनीज टोटल शेयर दैट आर नॉट लॉक्ड इन एंड अवेलेबल फॉर पब्लिक ट्रेडिंग. The amount of cash a company is available after paying the dividends, total market capitalization minus the book value of all share, the volume of shares traded during a specific time without price restriction, and the last option is the fluctuation range of a stock price in the given trading day. The answer is A, the percentage of companies total share that are not locked in and available for public trading. तो ये free float मतलब freely floatable, right? ये वो शेयर्स हैं जो लॉक इन के अंदर नहीं है, प्रमोटर के नहीं है, या फ्रीली ट्रेडेबल है, मतलब जनरल पब्लिक इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकती है. सो ए इज द करेक्ट चॉइस हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट अवेलेबल फॉर फाइनेंसिंग अ बायबैक ऑफ शेयर? अभी बायबैक करना है तो पैसा चाहिए होगा, तो कहाँ से फंड्स निकाले जाएं, कहाँ से फंड्स यूज किए जाएं? तो फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये सारे एलिजिबल प्लेसेस हैं जहाँ से आप बायबैक के लिए फंड यूज कर सकते हो. कैपिटल रिजर्व यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा. कैपिटल रिजर्व कभी भी अवेलेबल बायबैक के लिए नहीं होता है, ये कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट होता है, इसीलिए इसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इशू ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी ऑन अ डिस्काउंट इज प्रोहिबिटेड एंड दस इट शैल बी विच काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? सो आपका लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया. यहाँ पे आप सबको पता है कि देखो, कोई भी कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट पे ऑफर नहीं कर सकती. या तो पार पे करो या प्रीमियम पे करो, डिस्काउंट पे अलाउड नहीं है कंपनीज एक्ट के हिसाब से. सो ऐसे केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. सो ये इज द करेक्ट चॉइस हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मे फिक्स द रेम्यूनरेशन ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड एज पर सेक्शन 142 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013? पहले ऑडिटर का रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करेगा? सो द करेक्ट आंसर हियर इज बोर्ड ही करेगा. पहले ऑडिटर को यहाँ पे बोर्ड ने अपॉइंट किया है, बोर्ड उसका रेम्यूनरेशन फिक्स करेगा. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस हियर. नेक्स्ट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज 32. वेरिएबल कॉस्ट रेशो, अब ये मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन लग रहा है अभी से ही पढ़ के. तो सेलिंग प्राइस जो आपकी है वो 32 रुपीज है पर यूनिट. वेरिएबल कॉस्ट रेशो आपको गिवन है 50%, तो इसका 50% हो जाएगा ये 16 रुपीज. सो आई कैन से मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन भी 16 रुपीज हो जाएगा. अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट रेशो जब 50% गिवन है तो मुझे ऑलरेडी पता है कि बचा हुआ क्या होगा, 50% प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो होगा, मतलब कंट्रीब्यूशन रेशो होगा बेसिकली 50%. तो पीवी रेशो इस क्वेश्चन में मेरे को निकालने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए. ये वेरिएबल कॉस्ट रेशो पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि पीवी रेशो क्या होगा. 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो इज योर पीवी रेशो. फिर उसके बाद फिक्स कॉस्ट गिवन है मुझे 96,000 की. बिकॉज दिस इज गिवन इन टोटलिटी, तो मैं इसको यहाँ राइट साइड में लिख रहा हूँ. यूनिट सोल्ड आर 10,000, तो 10,000 यूनिट्स आपने बेचे थे, 16 रुपए का आपने कंट्रीब्यूशन कमा लिया. दैट मीन्स 1,60,000 यू हैव अर्नड एज अ कंट्रीब्यूशन. फिक्स कॉस्ट हटाने के बाद 64,000 हमारा प्रॉफिट बन जाएगा. तो ये एक मार्जिनल कॉस्टिंग के फॉर्मेट का इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे बना दिया है हम लोगों ने. वी नीड टू कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज. अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो हमको निकालना है, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकालना है, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल्स डिवाइडेड बाय योर टोटल सेल्स इनटू 100 अगर मैं इसको कर दूंगा. सो दिस विल बी द
मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इन परसेंटेज। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितनी है वो तो पता नहीं है, टोटल सेल्स कितनी है तो वो तो हम इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं आंसर आपका यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। टोटल सेल्स आपकी हो जाएगी 32 रुपी इंटू 10,000 यूनिट्स, मतलब 3,20,000 रुपये इज योर टोटल सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स वी नीड टू फाइंड आउट, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स निकालने के लिए फॉर्मूला इज प्रॉफिट 64,000 डिवाइडेड बाय योर पीवी रेशियो विच इज 50%। सो 1,28,000 इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल्स। 1,28,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 40%। ए इज द करेक्ट चॉइस हियर। In the next question, the application of the principle of accounting and financial management to create, protect, preserve and increase the value for shareholders। तो बेसिकली आपका यहाँ principles of accounting और financial management दोनों को combine किया जा रहा है। ऐसी accounting को यहाँ पे क्या बोला जाता है, तो ये management accounting होती है। CIMA जो institute है उसकी ये definition है। So B is the correct choice here. Next question, to convert a message into groups of word, symbols, gestures or sound that present idea or concept is called। So basically यहाँ message का conversion हो रहा है। This is nothing but encoding step in communication। So encoding in communication means to convert body of information from one system to another in the form of codes। अब कोड कैसे भी हो सकता है, सिंबल हो सकता है, साइन, लेटर कैसे भी हो सकता है। So A is the correct choice here. Next question, what is the effect of a government imposed price ceiling? So जब गवर्नमेंट अपनी प्राइस सीलिंग इम्पोज कर देती है तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है, क्या इफेक्ट आता है? इट इंक्रीजेस द इक्विलिब्रियम प्राइस अबव व्हाट द मार्केट प्राइस वुड डिटरमाइन। नेक्स्ट ऑप्शन, इट रिड्यूसेस द क्वांटिटी ऑफ गुड्स सप्लाइड बिलो द मार्केट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इट इंश्योर्स दैट द क्वांटिटी डिमांडेड ऑलवेज इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड। इट सेट्स अ मैक्सिमम प्राइस that is usually below the market equilibrium price to make the essential goods affordable। D is the correct choice here। गवर्नमेंट जब सीलिंग इम्पोज करती है किसी प्रोडक्ट के प्राइस पे, सो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सबसे करेक्ट दिख रहा है। इट सेट्स मैक्सिमम प्राइस दैट इज यूजुअली बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, ताकि वो असेंशियल गुड्स को अफोर्डेबल बनाया जा सके। लास्ट क्वेश्चन, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज कमेंट द करेक्ट आंसर फॉर दिस। Which index is recognized as the primary benchmark for the performance of stocks listed on the Bombay Stock Exchange in India? तो BSE का यहाँ पे प्राइमरी बेंचमार्क कौन सा है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Join iExamBee and prepare 50% faster.